नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो छोटी सी घंटी भी दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए बिना देर किए कदम रखते हैं उस जादुई दुनिया में जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। अगर ये कहानी दिल को छू जाए तो प्लेलिस्ट में बाकी एपिसोड भी ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की दुनिया में। 333 मार्जार कुल में शौर्य और उसके साथियों को मार्जार कुल के योद्धाओं ने घेर लिया था। मार्जार कुल के योद्धाओं ने मनीषा को अपने साथ चलने की जिद पकड़ रखी थी और मनीषा किसी जिद्दी राजकुमारी की तरह उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं उन योद्धाओं की बातें सुनकर शौर्य को अपने आध्यात्मिक जीवों के काम का ब्यौरा भी मिल गया था। जब मनीषा अपनी जिद पर अड़ गई कि वो वापस नहीं जाएगी तो उन योद्धाओं ने उनके साथ चलने का निर्णय ले लिया। शौर्य को उन्हें अपने साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे, वो किसी गोंद की तरह उनसे चिपक गए थे। मनीषा बार बार उन्हें वापस जाने के लिए कह रही थी पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं उन योद्धाओं में से 2 लोगों ने वापस मार्जार कुल जाकर राजा को मनीषा के बारे में बता लिया। मार्जार कुल का वर्तमान राजा मनोज एक ऐसा योद्धा था जिसने जब भी कोई काम लिया है उसे उसने 100% के साथ पूरा किया था। मार्जार कुल के कातिलों को दूर दूर से बुलावा आता था और उन्हें लोगों को मारने का काम मिलता था, इसलिए मनोज का दबदबा दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पिछले 1 हफ्ते से उसे समेट की तरफ से बार बार बुलावा आ रहा था, पर अपनी बेटी की वजह से उसने सम्राट के आदेश को नज़रअंदाज कर दिया था। जाहिर है उसे इस बार इन हमलावर दैवीय जानवरों को मारने के लिए बुलाया गया था। पिछले 2 दिनों से लेकिन कोई बुलावा नहीं आया। उसे अब थोड़ा अजीब लग रहा था। जब उसने अपने लोगों से छानबीन करवाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि पूरे साम्राज्य में कुछ दैवीय जानवरों ने हाहाकार मचा रखा था। मनोज इन बातों से काफ़ी परेशान हो चुका था। तभी उसका एक सैनिक जो मनीषा की खबर लेकर आया था उसने उसकी जगह राजा को बता दी और मनीषा की जिद के बारे में भी बता दिया। पर उस सैनिक ने राजा को शौर्य के बारे में कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा था। राजा मनोज ने सीधा खुद जाकर अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला किया और वह मनीषा जिस रास्ते जा रही थी उस रास्ते उसकी ओर निकल गया। इधर शौर्य और उसके साथी पिछले 2 दिनों से मार्जार कुल के लोगों की वजह से हमेशा सतर्क रहकर अपना सफ़र कर रहे थे। जब रात के समय शौर्य और उसके साथ एक जगह डेरा डालकर रुक गए, उसी वक्त अंधेरे से एक ताकतवर साया उभर आया और बिना किसी को महसूस हुए मनीषा की बगल में प्रकट हो गया। चांद की हल्की रोशनी और सामने जल रही आग की वजह से सभी ने उस काले साए को मनीषा की बगल में देखा और शौर्य ने अगले ही पल अपनी आयाम शक्ति का उपयोग करके उस पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में शौर्य ने अपने सामने के स्पेस से उस साए बगल के स्पेस तक एक रास्ता बनाया और उस साए को एक ही हमले में दूर उड़ा दिया। जैसे ही शौर्य आगे बढ़कर अपना दूसरा वार करके उसे खत्म करने वाला था, मनीषा ने उस साए का चेहरा देखा और जोर से चिल्लाई, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर शौर्य अपने रास्ते में रुक गया और उस साए को ध्यान से देखने लगा। शौर्य को महसूस हुआ कि वो इससे के साधना स्तर को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। साथ ही उसने इस साए को अपने आसपास भी बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। वो तो ये साया उसे अचानक नजर आया, इसीलिए उसने उस पर ऐसा हमला किया, वरना अगर उसका ध्यान किसी और चीज़ पर होता तो वो बिल्कुल भी पता नहीं कर पाता कि वो साया कब उसके पास पहुंच गया है। वहीं शौर्य का एक ही हमला झेलने के बाद वह साया काफ़ी हद तक घायल हो चुका था, पर उसे भी तो शौर्य की साधना बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। तभी शेरा की पीछे से आवाज़ आए, अबे झंडू तुमने तो इस बिल्लो रानी के बाप को ही थोप दिया। देख ज़रा वो जिंदा है या नहीं, वरना बिल्लो रानी बुरा मान जाएगी। ये सुनकर शौर्य वापस वर्तमान में लौटा। तभी मनोज यानी वही काला साया मनीषा की मदद से उठकर बैठ गया। उसने तुरंत अपनी बगल से गोली निकाली और उसे निगल लिया। कुछ देर में ही उसके अंदरूनी घाव भर गए। घाव भरने के बाद वह आखिर मनीषा से बोला, बेटा तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितनी चिंता में था, और ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ है? अपने पिता की इतने सारे सवालों की बौछार सुनकर मनीषा ने पहले खुद को शांत किया और मनोज को लाकर शौर्य के सामने बिठा दिया। फिर उसने बोलना शुरू किया, पिताजी मैं वैसे तो थोड़ा बाहर घूमने निकल आई थी, पर मैं जंगल में रास्ता भटक गई और इन लोगों से चित्रकूट साम्राज्य में इन लोगों से मिली। ये शौर्य है और ये सम्राट है, और इन दोनों के साथ ही मैं वापस गांधार लौट पाई हूँ। पर इन दिनों मुझे कई सारी बातें सीखने को मिली और मैंने अब अपना मन बना लिया है कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी और मेरा ये फैसला अंतिम फैसला है। पर तभी शेरा खड़ा हो गया और बोला, अरे बिल्लो रानी तू अपन का इंट्रो नहीं देगी क्या? शेरा ने अपना पंजा उठाया और मनोज को दिखाते हुए बोला, अपन को लोग शेरा बोलते हैं और अपन इधर का गार्ड डॉग है, मतलब रक्षक कुत्ता, एक्सपर्ट इन सारणी फॉर्मेशन। ये सुनकर मनोज को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बस उसे इतना पता चला कि इस कुत्ते का नाम शेरा है। मनोज ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तभी सम्राट ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, महोदय आपको ऐसे आना नहीं चाहिए था।
इस बार आपकी जान भी जा सकती थी। एक तो हमारे पीछे कई शत्रु पड़े हैं। ये सुनकर मनोज का मुंह बन गया और अपना सिर हिलाने लगा। तभी शौर्य ने ध्यान दिया कि मनोज और मनीषा का चेहरा काफी हद तक मिलता है। मनोज ने अपने गले को साफ किया और कहा, मेरा नाम मनोज है और मैं मार्जार कुल का वर्तमान राजा हूं और एक अभागा पिता भी जिसकी बेटी उसके प्रेम को कैद समझती है। ऐसा कहकर मनोज किसी बच्चे की तरह रोने लगा। उसका विशाल शरीर किसी वाइब्रेट पर रखे मोबाइल की तरह हिलने लगा। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या नहीं। तभी मनीषा ने गुर्राते हुए कहा, पिताश्री, इस बार आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। आपकी इन्हीं आंसुओं की वजह से मैंने सगाई की थी, पर नतीजा क्या निकला, वो चेतक कुल का लड़का मेरे अपने मामलों में भी टांग अड़ाने लगा। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर इस बार उसने कोई होशियारी दिखाई तो मैं उसके सारे दांत तोड़ दूंगी। तभी शेरा तपाक से बोला, अरे बिल्लो रानी, तुझे कहना चाहिए कि तू उसका मुंह नोच लेगी, क्योंकि बिल्लियां अक्सर ऐसा ही करती है। तुम अपने आदत ऐसे नहीं छोड़ सकती। शेरा का ये जोक सुनकर सम्राट और शौर्य पेट पकड़कर हंसने लगे। लेकिन इधर मनोज और मनीषा दोनों भी शर्म से पानी पानी हो गए। इतनी देर से शौर्य ने मनोज के साथ बिल्कुल भी बात नहीं की थी, पर अब उसने एक सवाल पूछ लिया, तो महाराज, आपको तो अच्छे से पता होगा कि दिव्य जानवरों ने कहाँ तक साम्राज्य में सेंध लगाई है। शौर्य की तरफ से ऐसे सवाल की मनोज ने उम्मीद नहीं की थी, फिर भी उसने शांति से जवाब दिया, अभी तक मुझे मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री और दरबार के सभी लोग पिछले 2 दिनों से संपर्क से बाहर हो गए हैं। वहीं छोटे सम्राट इस वक्त आराम से महल में घूम रहे हैं। फिलहाल लगता है कि सम्राट को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ अंदर की खबरों के अनुसार एक लड़की ने आकर महल पर कब्जा कर लिया है। ये अर्धनागिन जाति की एक शक्तिशाली योद्धा है। वहीं खग जातियों को एक विशाल पक्षी ने अपने शरण में ले लिया है और उसने कई खग जातियों के लोगों को दास व्यापारियों के चंगुल से छुड़ाया है और साथ ही उन दास व्यापारियों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। फिर मनोज ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, पूरे साम्राज्य में छाया रक्षक दलों को 5 लोगों ने, मतलब 5 दिव्य जानवरों ने चुन चुनकर मारना शुरू किया है। पिछले कुछ दिनों में छाया रक्षक दलों ने कमजोर जाति के लोगों को पकड़ पकड़कर भरी साम्राज्यों के दास व्यापारियों बेच दिया था और इसी की भड़ास उन 5 जीवों ने छाया रक्षक दलों पर निकालना शुरू किया है। ये सब सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई। मनोज को ये बात बहुत अजीब लगी, पर उसने शौर्य से और कुछ नहीं पूछा। फिर मनोज ने विषय को बदलते हुए शौर्य से कहा, क्या आप हमारे राज्य आना चाहेंगे? हमारे यहाँ आपकी भेड़ों के खाने पीने के लिए बहुत सारे खुले मैदान हैं। ये सुनकर शौर्य को अजीब लगा, पर उसने इस चिपकू लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए तय किया कि वो मार्जार कुल के राज्य में चला जाएगा। शौर्य ने ये सोचकर मनोज को तुरंत उसके साथ आने के लिए हाँ कह दी। पर शौर्य की हाँ सुनकर मनीषा के सभी अरमानों पर पानी फिर गया था। उसका मुंह किसी गुब्बारे की तरह फूल गया, पर उसने बाकी कुछ नहीं कहा और गुस्से से उठकर उसके लिए बनाए गए तंबू में जाकर सो गई। वहीं शौर्य और सम्राट वहीं घास पर दो गए और शेरा भेड़ों के बीच जाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य ने अपनी भेड़ों को साथ लिया और मनोज और उसके आदमियों के साथ मार्जार कुल के लिए निकल गया। सम्राट के मुताबिक उसके समय में भी मार्जार कुल हत्यारों की सूची में सबसे ऊपर था और उसकी ये प्रतिमा आज भी वैसी ही है। जब सभी लोग मर्ज कुल के मुख्य शहर में पहुंचे तो शौर्य देखा कि वहां सड़क पर सभी बिल्लियों से संबंधित जाति के लोग रास्ते पर घूम रहे थे, पर एक भी बिल्ली जाति का व्यक्ति यहां नहीं था। यहां उसने कुछ चिता, तेंदुआ और अन्य जाति के लोग भी देखे, जैसे कि आधे बाघ जाति के लोग भी। सभी में एक समानता थी। इनके सभी के मर्दों के मुंह पर बिल्लियों जैसी मूंछें थी, एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 6 बाल उगे हुए थे, बाकी पूरे ऊंट साफ थे। ये देखने में काफी मजेदार था। उन सभी के सिर के ऊपर कान थे और कुछ के शरीर पर धारियां थी तो कुछ के शरीर पर धब्बे थे। जब मनोज ने प्रवेश द्वार से शौर्य के साथ शहर में प्रवेश किया तो सभी की नजरें भी उन पर ही टिक गई थी। शौर्य भी वहां मौजूद लोगों को घूरे जा रहा था, क्योंकि उसके जानकारी के अनुसार इन लोगों की आदतें लगभग असली जानवरों की तरह ही थी। शहर बाकी मामलों में एक आम समरलोक के शहर की तरह ही था। यहां आने के बाद शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके पूरे शहर को छान मारा और उसे एक खास जगह का पता चला। उसने मन ही मन उस जगह को सिस्टम की मदद से मार्क कर लिया और मनोज के पीछे पीछे महल की तरफ बढ़ गया। मार्जार कुल का महल काले पाषाण पत्थरों से बना हुआ था। उसकी भव्यता सिर्फ देखने से बनती थी। जब मनीषा महल के गेट पर पहुंची तो एक औरत अंदर से बाहर हाथों में पूजा का थाल लेकर आई। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और शरीर पर सुनहरे आभूषण पहने थे। शौर्य ने गौर किया कि महल के मार्जार कुल के लोगों ने काले कपड़े ही पहने थे। उस औरत ने मनीषा को गले लगा लिया और उसकी आरती उतारने के बाद मनशा को महल के अंदर आने का इशारा किया। ये औरत कोई और नहीं मनीषा की मां थी। शौर्य अभी अचंभे से सब कुछ देख ही रहा था कि तभी उसे मनोज ने अपनी भेड़ों को महल के पीछे के मैदान में भेजने के लिए कह दिया। शौर्य ने बिना देरी किए अपनी भेड़ों को महल के पीछे बने मैदान में भेज दिया। शौर्य ने अपनी भेड़ों को वहां छोड़ा और महल के आगे वाले हिस्से में पहुंच गया।
शौर्य, सम्राट और शेरा तीनों महल की भव्यता को निहार रहे थे, पर उन सभी का ध्यान बार बार दीवार पर बनी एक पेंटिंग के ऊपर जा रहा था। इस पेंटिंग में एक पूरा ब्लैक पैंथर नीली आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। उस जानवर की आंखें एकदम जीवित लग रही थी। उस जानवर का तेज अभी भी उस पेंटिंग से बाहर छलक रहा था। शौर्य और उसके साथियों को पेंटिंग को घूरते देखकर मनोज ने अपना गला साफ किया और बोला, ये हमारे कुल के कुलपुरुष है, हम इन्हीं के वंशज हैं। कहते हैं कि उन्होंने जब अपना इंसानी रूप धारण किया तब उन्होंने एक इंसानी औरत से शादी की और वहां से हमारा वंश आगे बढ़ा। पर हम भले इनके वंशज हैं, पर इनकी जाति में हम अर्धमानवों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। तभी शेरा बोला, अरे देंगे भी क्यों, तुम लोग तो मिक्स ब्रीड हो। ये सुनकर शौर्य और सम्राट ने कसकर शेरा के सिर पर मुक्का मार दिया और शेरा तुरंत मुंह बंद करके बगल में जाकर खड़ा हो गया। तभी मनोज ने शौर्य को देखा और कहा, आप गरिए तो नहीं लगते, क्योंकि किसी भी गरिए के पास आपके जितनी शक्ति नहीं होती। ऊपर से आपने जो हमला किया था वो काफ़ी खतरनाक था और वो भी दूरी से किया था, पर फिर भी आपका हाथ मुझे लग गया था। मनोज की बात सुनकर शौर्य ने आंखें घुमा दी। फिर उसने शांति से कहा, मैं सच में एक गरिया ही हूँ, पर मुझे 2 साल पहले एक बेनाम साधु ने अपनी सिद्धि दी है, इसीलिए भेड़ चराते चराते मैंने थोड़ी साधना सीखी है। इसका उपयोग मुझे अपनी भेड़ों की रक्षा करने में होता है। शौर्य का जवाब सुनकर मनोज ने आगे का च नहीं पूछा, पर मन ही मन उसने सोचा, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है क्या? कोई भी गरिया बन सकता है, पर बिना ज्ञान के गरिया कभी साधक नहीं बन सकता। मैं तुम्हारे बारे में बाद में जानकारी निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर मनोज उन्हें लेकर विश्राम कक्ष में चला गया। यहाँ आकर मनीषा की माँ और मनीषा ने अपनी बातें शुरू कर दी। वहीं उन्होंने शौर्य और सम्राट को कुछ पूछा भी नहीं। तभी एक सुडौल और ताकतवर दिखने वाला एक लड़का दरवाजे से अंदर आया। उसने जब मनीषा को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, मनी तू अपनी ये हरकतें कब बंद करेगी? तेरी वजह से पूरे राज्य को परेशान हो रही है। हमारे काम का बोझ बढ़ गया है और पिताश्री काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये सुनकर मनीषा ने भी उठकर गुस्से से कहा, जब तुम सुधार जाओगे मैं भी अपनी हरकतें बंद कर दूंगी। तुम पहले अपनी अयाशी भरी जिंदगी से बाहर आओ और उन कोठों पर समय बिताना बंद करो। ये सुनकर उस लड़के का मुंह बन गया और उसने गुस्से से इधर उधर देखने शुरू किया और उसकी नज़र शौर्य और सम्राट पर पड़ी। अब क्या करने वाला है मनीषा का ये भाई? क्या ये बेचारा शौर्य के हाथों पिटेगा? क्या शौर्य सच में मनीषा से पीछा छुड़ा पाएगा? क्या देखा था शौर्य ने शहर में उस जगह पर? 334 मार्जार कुल का धोखा। शौर्य को राजा मनोज ने अपने घर बुला लिया था। यहाँ आते ही मार्जार कुल के लोगों ने शौर्य का अच्छा स्वागत किया, पर कुछ देर बाद उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जब शौर्य और उसके साथी विश्रामगृह में बैठे थे उस वक्त मनीषा का भाई वहां आकर उसे ज्ञान देने लगता है, पर मनीषा के उल्टे जवाब से वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ये मनीषा का भाई भूपेश था। जब भूपेश को मनीषा की बातें अच्छी नहीं लगी तो उसने अपना गुस्सा निकलने के लिए यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। उसकी नज़र मनोज पर भी पड़ी, पर उसने बिल्कुल नज़रअंदाज किया और शौर्य और सम्राट को देखते हुए बोला, ये गरिए यहाँ क्या कर रहे हैं? हम मार्जार कुल वालों को कब से ऐसे लोगों को महल के अंदर बुलाने की ज़रूरत पड़ गई? जब भूपेश ने देखा कि शौर्य और सम्राट ने उसे देखा भी नहीं तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और बोला, तुम जैसे लोगों की हमारे महल में आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। फिर भूपेश ने अपने गमछे को झटका और बोला, जरा खुद के कपड़ों को देखो, पूरे के पूरे मैले हैं। तुम दोनों की वजह से हमारी कुर्सियां गंदी हो गई है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शौर्य और सम्राट ने अपना सिर भी नहीं उठाया था। तभी शौर्य ने अपना सिर घुमाकर मनोज को देखा जो चुपचाप उसके बेटे को ऐसे घमंड में बड़बड़ाते हुए सुन रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। तभी मनीषा को और भी बुरा लगा और उसने ही गुस्से से कहा, थोड़े अदार के साथ बात करो भूपेश। ये हमारे महल के या हमारे राज्य के लोग नहीं है, ये लोग इस राज्य के अतिथि है। पर भूपेश को मनीषा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने और भी अधिक इतराते हुए कहा, ओह तो ये हमारे अतिथि है, मुझे पता नहीं था। पर तुम्हारी औकात भी इनके जैसे लोगों से ही पहचान बनाने की है। तुम वैसे भी कर क्या सकती हो? फिर भूपेश ने अपना मोर्चा एक और बार शौर्य की ओर किया और बोला, तुम जैसे मोटे चमड़ी के लोगों को मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसे बेशर्म की तरह बैठे हो। तुम्हारे ना माँ बाप का पता होता है ना ही घर का, और यहाँ बैठकर सिर्फ ऐसे बड़े बड़े कुलों में जाकर भीख मांगते हो। ऊपर से हमारे जैसे किलों की लड़कियों को बहला फुसला कर उन्हें मदद करने के बहाने उनका फ़ायदा उठाते हो। भूपेश जो मन में आए वो बोले जा रहा था और वहाँ मौजूद सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे, पर कोई भी उसे रोक नहीं रहा था। अभी भी शौर्य सिर्फ मनोज को देखे जा रहा था जो चुपचाप सोमरस का प्याला पकड़कर उसे पिए जा रहा था। शौर्य को मनोज का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसने खुद को शांत रखा और भूपेश को कुछ नहीं कहा। जब भूपेश को लगा कि शौर्य और सम्राट उसकी बातों से भी बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं तो उसने आगे बढ़कर शौर्य का गिरेबान पकड़कर उठा लिया और उसकी आंखों में देखकर बोलने लगा, अरे गूंगे हो या बहरे, इतनी देर से चुप क्यों हो?
क्या सांप सिंह गया क्या तुम्हें? बोलो ना कुछ तो। शौर्य अभी भी मनोज को देखे जा रहा था। आखिर उसने अपना मुंह खोला और मनोज से पूछा, महाराज क्या यही है आपकी मेहमान नवाजी? ये सुनकर मनोज ने आंखें उठाई और शौर्य को थोड़ी घृणा से देख और कहा, लड़के तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस कुल की लड़की पर नजर डाल रहे हो। तुमने मेरे बेटी की मदद को की है पर साथ ही उसके साथ इतना सारा समय बिता दिया है। अगर ये बात बाहर पता चली तो हमारे कुल की बदनामी हो सकती है। इसीलिए हम लोग ऐसे लोगों को जाने नहीं दे सकते। तभी मनीषा जो इतनी देर से इन सभी घटनाओं को अपने भाई की बदतमीजी समझकर हल्के में ले रही थी, उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गई। मनीषा ने अपना खंजर निकाला और तेजी से भूपेश की तरफ लपक गई, पर बीच रास्ते पर ही राजा मनोज ने अपना एक खंजर मनीषा की तरफ फेंक दिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अपने पिता की इस हरकत पर मनीषा ने गुस्से से पूछा, आपका क्या मतलब है पिताश्री? आप मुझे मदद करने वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर राजा मनोज ने सख्त भाव से कहा, ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। अगर तुम इनसे कभी नहीं मिलती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज जो कुछ भी इनके साथ होगा इसकी पूरी जिम्मे तुम होगी। ये सुनकर मनीषा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने कृतघ्न होंगे जो शौर्य को ही आज मारने की कोशिश करेंगे। तभी शेरा की आवाज आए, अबे ये बिल्लो रानी का बाप तो पूरा साइको निकला बे। ऊपर से इसका बेटा भी वैसा ही निकला। लगता पूरे परिवार में ये बिल्लो रानी ही थोड़ी समझदार दिखती है। तभी शौर्य ने आराम से भूपेश के हाथों को जकड़ लिया और उसका हाथ अपने गिरेबान से हटा दिया और बोला, सही बात है शेरा, ये कातिलों का कुल है, इनके लिए खून के रिश्ते भी पानी से ज्यादा पतले होते हैं। तभी भूपेश ने अपने हाथों को शौर्य की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जैसे अनपढ़ लोग क्या जानो कुल का मान सम्मान क्या होता है। तुम्हारी वजह से हमारे कुल की इज्जत अब दांव पर लगी है। पर शौर्य ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मनोज को घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में हमें नुकसान पहुंचाने के सपने देख रहे हो? इस सवाल पर मनोज ने अपने हाथ का प्याला शौर्य की ओर फेंक दिया और बोला, हाँ मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। तुम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, ये मेरा राज्य है। तुमने कुछ साधना सीखी होगी लेकिन साधना स्तर भी कोई चीज़ होती है। तुम्हारे साधना का स्तर हम बाप बेटों जितना तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अब चुपचाप अपनी मृत्यु को स्वीकार करो और अपने मार्ग पर निकल जाओ। वैसे भी तुझे भेड़ों को लेने के लिए कोई आ रहा है। मनोज की बात सुनकर शौर्य अचानक समझ गया कि मनोज के इस बदलाव के पीछे कुछ तो कारण है। शौर्य ने सख्त आवाज में पूछा, ओ तो तुम्हें किसी ने हमें मारने के लिए कहा है? ये सुनकर मनोज ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। मेरे तुम्हारे पास आने से पहले ही मुझे एक गरिए को मारने का आदेश मिला था जिसके पास माथे पर सींग वाली भेड़े है। और संयोग तो देखो वो तुम ही निकले जिसने मेरी बेटी को बचाया है। इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ बहला फुसला कर लाया है। ये सुनकर शौर्य की हंसी चौड़ी हो गई और अगले ही पल उसका हाथ किसी खंजर की तरह भूपेश के दिल के आर पार हो गया। शौर्य के हाथ में भूपेश का धड़कता दिल था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। सम्राट ने टेबल पर रखा सोमरस का प्याला उठाया और मुंह को लगाकर एक घूंट लिया और बोला, शेरा इट्स शो टाइम। अगले ही पल उस कमरे में बिजली कड़की और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सम्राट ने मनोज की गर्दन को जकड़कर उसके शरीर में हजारों वोल्ट की बिजली को स्थानांतरित कर दिया था। ये झटका इतना जबरदस्त था कि मनोज के सारे कुंडलिनी चक्र नष्ट हो गए। सम्राट ने मनोज को किसी कचरे की तरह फेंक दिया। उसके बाद वह मनीषा की ओर मुड़ा और माफी मांगते हुए बोला, ये सिमरलोक है राजकुमारी, यहाँ कौन किस वक्त पलट जाए उसका भरोसा नहीं है। हम भी अब मजबूर थे। ये सुनकर मनीषा और उसकी माँ जो इतनी देर से डरे हुए थे एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, मार्जार कुल के लोग इतने धोखेबाज हो सकते हैं इसकी मुझे कोई कल्पना नहीं थी। तभी मनोज जो बुरी तरह घायल हो चुका था उसने धीरे धीरे आंख खोली और बोला, रुको तुम इससे आगे कुछ नहीं करोगे। इन सभी घटनाओं का मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, कृपया मेरे परिवार को कुछ ना करो। मनोज पैर पकड़कर रोने लगा। उसकी बात सुनकर शौर्य ने उसके बालों को पकड़कर उठाया और कहा, तुम मनीषा के बाप हो इसीलिए मैंने तुम्हें अभी तक जीवित रखा है। अगर तुम कोई और होते तो मैं तुम्हें कभी का ऊपर पहुंचा चुका होता। अब मैं जो पूछूं उसका जवाब दो, कौन है वो लोग? शौर्य का सवाल सुनकर मनोज का सिर झुक गया और फिर उसने हकलाते हुए कहा, ये लोग मध्य क्षेत्र के एक खास आश्रम के लोग हैं। इस आश्रम के लोग खास जानवरों को पालकर उनसे दवाएं और औषधियां बनाते हैं। ये आश्रम मध्य क्षेत्र में पशु वेद आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसने मनोज को छोड़ दिया और खड़े होकर शेरा से बोला, शेरा जाकर भीड़ों को बाड़े से बाहर निकालो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। शौर्य की बात सुनकर शेरा अचानक गायब हो गया और भीड़ों के पास पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर शेरा ने देखा कि कई सारी लाशें वाहन गिरी हुई है और उनकी भेड़ें भी कुछ हद तक घायल हुई है। जब इस नज़ारे को शेरा ने देखा तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये मनोज के लोग थे जो भीड़ों को पकड़ने यहाँ आए थे, मगर भीड़ों ने इनकी ही बैंड बजा दी थी। मनोज और उसके परिवार के लोग अभी भी सदमे में थे।
इस वक्त मनीषा भी अपने पिता को संभालते हुए उसे लेकर बगल में खड़ी थी। शौर्य ने मनीषा को देखा और बोला, तुम्हारे पिता की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया गया है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अब कुल की जिम्मेदारी लो और इस राज्य को सही मार्ग पर लेकर जाओ और अपने पिता की तरह कभी भी किसी का विश्वासघात मत करना। तुम्हारे अगले मार्गक्रमण के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। इतना कहकर शौर्य वहां से निकल गया। उसने एक पल के लिए भी मुड़कर नहीं देखा। जब शौर्य और सम्राट बाहर आए तो उनके सामने शेरा और सभी भेड़ें वापस जाने के लिए खड़े थे। शौर्य ने जब अपनी भेड़ों की घायल अवस्था देखी, उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने तुरंत अपने रिंग से गोलियां निकाली और उन्हें खिला दी। कुछ ही देर में सभी भेड़ें ठीक हो गई। कुछ ही देर में शौर्य और उसके साथी मार्जार कुल के शहर से बाहर निकल आए। रास्ते में जाते हुए शेरा सिर्फ एक ही बात कहे जा रहा था, साले भेड़ चोर, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। बस वो भेड़ चोर मुझे एक बार मिल जाए, मैं उन्हें मुक्त सारणी में डालकर जीते जी नर्क की सजा कैसी होती है उसके दर्शन कराऊंगा। शेरा को इतना गुस्सा देखकर शौर्य ने कहा, ज्यादा फड़फड़ा मत। जो लोग हमारी भेड़ें चुराना चाहते हैं वो कोई आम लोग नहीं है। वो लोग मध्य क्षेत्र के पशु वेद आश्रम के लोग हैं। उस आश्रम को ऐसे अजीब जानवर पालने की बहुत खुजली है। ये सुनकर शेरा चलते चलते रुक गया और बोला, अबे ये तो वही लोग हैं जो अपन की चोरी करने की स्किल को देखकर अपन को उनके साथ ले जाना चाहते थे। कहते हैं कि ये आश्रम खास जानवर लोगों पर प्रयोग करते हैं और उनकी शक्तियां निकाल लेते हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हारी भेड़ों पर अपनी आंख गड़ाई है तो उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। भीड़ू, लगता है तुझे भेड़ों को वापस अंदर भेजना होगा। ये सुनकर शौर्य का चेहरा काला पड़ गया। जब से वो यहाँ आया है उसके पीछे आने वाले दुश्मनों की संख्या दिन बे दिन बढ़ते जा रही थी और उसने भी अपने दुश्मनों को आधा अधूरा मारकर छोड़ दिया था। अब उसे अपनी इस गलती पर गुस्सा आने लगा था। शौर्य ने लाल आंखों से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कहा, जब तक इन लोगों को यमराज के दर्शन नहीं कराए जाएंगे ये साले बिल से एक के बाद एक बाहर आते ही जाएंगे। लगता है इनके बिल को बंद करने का समय आ चुका है। वहीं पीछे मार्जार कुल के राजा मनोज ने अपने एक सेवक को उन लोगों के पास भेजा जिन्होंने शौर्य को मारने की सुपारी दी थी। जब सेवक ने पशु वेद आश्रम को बताया कि मार्जार कुल ने शौर्य को मारने से मना किया है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस सेवक के सामने था उसने अपने हाथ के कमंडल को जमीन पर पटक दिया। लकड़ी से बना वह कमंडल टुकड़ों में बिखर गया। उस बूढ़े आदमी ने अपनी मुठ्ठियां भींची और बोला, एक छोटे से गरिए को ये लोग नहीं मार पाए। हद है ये तो, अब लगता है मुझे पुरदल के साथ उस बच्चे से निपटने के लिए जाना पड़ेगा। उस बूढ़े ने अंदर देखकर आवाज लगाई, पुरुषोत्तम दल के लोगों को सूचित कर दो कि हम लोग अभी के अभी उस गरिए को मारने के लिए निकल रहे हैं। हमें किसी भी हाल में वह भेड़ें प्राप्त करनी ही होगी वरना महागुरु हमें नहीं छोड़ेंगे। आदमी का आदेश मिलते ही पुरुषोत्तम नाम का आदमी तुरंत वहां से गायब हो गया और बाकी दल के लोगों को सूचित करने चला गया। इधर शौर्य मार्जार कुल से बाहर निकल आ चुका था। इस वक्त उसके अंदर क्रोध की अग्नि धधक रही थी। तभी अचानक उसे उस जगह की याद आई जो उसने मार्जार कुल में देखी थी। शौर्य ने शेरा और सम्राट को एक नज़र देखा और फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सम्राट और शेरा, मुझे एक खास जगह के बारे में पता चला है। मुझे लगता है कि उस जगह पर कुछ खास छुपा हुआ है। हमें उस जगह पर जाना चाहिए क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उस जगह हमें बहुत ही खास चीज़ मिल सकती है। ये सुनकर शेरा की तो आंखें चमक गई, क्योंकि शौर्य को अगर कोई जगह खास लगती है तो उस जगह खजाना तो जरूर होता है। यूं दोनों ने तुरंत शौर्य के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। शौर्य ने कुछ समय के लिए अपनी भेड़ों को डायमेंशन में भेज दिया और तुरंत तीनों उस जगह की ओर निकले जो शौर्य ने मार्जार कुल के नगर के बाहर महसूस की थी। कुछ ही देर में तीनों उस जगह के बाहर खड़े थे, या कहे कि उसके ऊपर खड़े थे, क्योंकि ये जगह जमीन के अंदर थी। शौर्य ने धराशक्ति का प्रयोग करके जमीन में सुरंग बनाई और तीनों उस सुरंग से अंदर उतर गए। जब तीनों जमीन में गहराई तक उतरे उन्हें एक पुराना रास्ता मिला। उस रास्ते पर उतरते ही शौर्य ने अपने रिंग से टॉर्च निकाली और वहां उजाला किया और उस अंधेरे रास्ते पर चलने लगा। धीरे धीरे तीनों सुरंग की दीवारों को जांचते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही शौर्य ने देखा कि पूरे रास्ते कई नरमुंड और कंकाल लगभग गल चुकी हालत में मिल रहे थे। इससे ये साबित हो रहा था कि ये कंकाल बहुत पुराने हैं और लंबे समय से कोई भी इस जगह पर नहीं आया। ये कौन सी जगह शौर्य चला गया है? कौन सी चीज़ शौर्य का आगे इंतजार कर रही है? क्या मिलने वाला है उसे आगे जाकर? 335 अमर सांप से पंगा। शौर्य, सम्राट और शेरा की तिकड़ी खजाने की खोज में मार्जार कुल की राजधानी से बाहर कुछ दूरी पर एक गहरे सुरंग में उतर गए थे। चलते चलते शौर्य, सम्राट और शेरा बैटरी के उजाले में धीरे धीरे चलने लगे थे और वहां पड़े कंकालों का निरीक्षण करते हुए जा रहे थे। अरे सम्राट, अगर अपन तेरे सिर पर बिजली का बल्ब लगा देंगे तो वो जल जाएगा क्या? क्योंकि अपन ने देखा कि तू बिजली का झटका अच्छा देता है। शेरा ने सम्राट की टांग खोली खींचते हुए कहा। ये सुनकर सम्राट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने ज्यादा आवाज ना हो इसीलिए शेरा से कुछ नहीं कहा और उसे सिर्फ घूरते रहा। तभी आगे जाते हुए शौर्य अचानक रुक गया।
जब तिकड़ी ने सामने देखा तो आगे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते दिख रहे थे। बहुत सारे यानी सच में बहुत सारे। उनके सामने लगभग 50 से भी ज़्यादा सुरंगें दिख रही थी और इन सुरंगों को देखकर अचानक शेरा फिर एक बार बोल पड़ा, ओ तेरी, ये तो आगे का रास्ता नहीं बल्कि दीवार में बनी मच्छरदान लग रही है। अब अपन किस छेद से जाएंगे? इस वक्त शौर्य बड़े ही ध्यान से हर छेद को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने कुछ सोचकर अपनी अंगूठी से एक लेजर लाइट निकाली जो मेलों में मिलती है। ये उसने उस वक्त खरीदी थी जब वह कालभैरव के दर्शन करने गया था। शौर्य सबसे पहले पहली सुरंग के पास गया और उसे उस गुफा के अंदर चलाया, पर उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने अगले में किया पर वहां भी कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे शौर्य ने सभी सुरंगों में एक के बाद एक लेजर लाइट को चलकर देखा। इस दौरान सिर्फ एक सुरंग से लेजर लाइट अंदर किसी चीज से टकराकर वापस आ गई थी। जब सभी सुरंगें छानने के बाद शौर्य पता चला कि सिर्फ एक ही सुरंग इन सभी में अलग है, तो शौर्य ने आग का गोला प्रकट किया और उस अलग सुरंग में डाल दिया। कुछ ही देर में वह गोला हवा में तैरते हुए सीधा उस सुरंग में चला गया। इन तीनों को लगा था कि इसी सुरंग से जाने का असली रास्ता होगा, पर अगले ही पल एक खतरनाक हिंसक आवाज आए और शौर्य ने फेंका आग का गोला सीधा वापस आ गया। शौर्य तुरंत बगल में हट गया और उसने उस गोले को पास होने दिया। शौर्य और उसके साथी जैसे ही बगल में हो गए, एक बड़ा सा मुंह सुरंग से बाहर आया और उसने जोरदार झपट्टा मार दिया। पर तीनों अब तक काफी दूर हट चुके थे, इसीलिए उसका निशाना चूक गया। जब शौर्य ने इस मुंह को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। ये एक विशालकाय ड्रैगन जैसा सांप था, क्योंकि उसके मुंह से साफ दिख रहा था कि वो ड्रैगन नहीं है, पर उसके रीढ़ की हड्डी पर मछलियों जैसे फिन थे और त्वचा सांप की तरह एकदम मुलायम थी। तभी शेरा चिल्लाते हुए बोला, आइला, ये तो एनाकोंडा निकला बे। उस सांप ने उस सुरंग से बाहर आकर वहां के खुली जगह को लगभग अपने शरीर से घेर लिया था। वहां मौजूद उसने अपने मुंह से हिस की आवाज निकाली और आसपास की धूल तुरंत हट गई। तब जाकर शौर्य ने बैटरी के उजाले में उस सांप के पूरे शरीर को देखा। उस सांप की आंखें किसी आईने की तरह चमक रही थी, वहीं उसकी त्वचा काले रंग की थी जो अंधेरे में और भी ज्यादा चमक रही थी। उस सांप के मुंह में लंबे लंबे अंदर की तरफ मुड़े हुए दांत थे। शौर्य ने ये देखा तो उसने अंदाजा लगा लिया कि ये एक प्रकार का अजगर जाति का सांप है। शौर्य ने अपनी रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला और दूर से ही हवा में कई सारे हमले कर दिए। शौर्य के हमले सीधा उस सांप के शरीर को कई टुकड़ों में बांटकर निकल गए। जब शौर्य ने देखा कि वह विशाल सांप ऐसे ही तुरंत मारा गया, उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत नीचे जमीन पर आ गया। होस्ट अलग सामने गिरा सांप मरा नहीं है, वो कभी भी जीवित हो सकता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई, पर वो लगभग बाहर आ गई जब शौर्य ने देखा कि उस सांप के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे। शौर्य ने सांप को ये मौका नहीं देना था, इसीलिए उसने सीधा नरक अग्नि का आवाहन किया और उस सांप के शरीर को जलाना शुरू कर दिया। नरक अग्नि के भयानक ताकत के आगे सांप तुरंत जलकर भस्म हो गया। शौर्य ने ये करने के बाद एक गहरी सांस ली, पर तभी जो उसके सामने हुआ उसे देखकर शौर्य का इस दुनिया से लगभग विश्वास उड़ गया, क्योंकि शौर्य के सामने उस सांप को आकृति वापस एक बार प्रकट होने लगी। ये देखकर शौर्य और अधिक हैरान हो गया। तभी शेरा की गुस्से भरी आवाज आए, अबे क्या भैरव बनेगा रे तू? उस सांप के माथे पर देख, वहां एक काला निशान है। ये एक श्रापित जीव है और इसे श्राप से इस जगह पर बांधा गया है। पहले अंदर जाकर श्राप तोड़ने का रास्ता ढूंढ। ये सुनकर शौर्य की भौहें फड़कने लगी और बोला, अबे वो पूरा काला है तो काले रंग में काला निशान मैं कैसे ढूंढूंगा? इतना कहकर शौर्य ने उस सांप के फिर एक बार छोटे छोटे टुकड़े किए और तुरंत इस सांप की सुरंग में घुस गया। शौर्य के पीछे सम्राट और शेरा भी खुद गए। इस बार शौर्य ने चलने की बजाय उड़ने का सोचा और तेजी से रास्ता पार करने लगा। कुछ हो देर में शौर्य और उसके साथी सुरंग के छोर पर पहुंच गए और उनके सामने एक विशालकाय चित्रलिपि में बना शिलालेख था। इस सुरंग में आगे जाकर एक और छोटी सुरंग थी, मगर वह बंद थी। उसके सामने एक विशाल विशिष्ट सारणी बनी हुई थी। तभी उन तीनों ने देखा कि वह सांप उनकी तरफ वापस आ रहा है। शौर्य के पास उस शिलालेख को पढ़ने का समय नहीं था। उसने उस शिलालेख पर रोशनी डाली और सिस्टम से कहकर उसकी तस्वीरें अपने दिमाग में निकाल ली। शेरा तुरंत अगली सुरंग के सामने गया और उस सारणी को तोड़ने बता गया। इधर वह सांप तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। शौर्य ने एक विशालकाय नरक अग्नि का गोला निर्माण किया और उस सांप की ओर फेंक दिया। सांप ने अपना मुंह खोला और वह उस सुरंग जितना बड़ा हो गया और उसने एक झटके से उस गोले को निगल लिया और तेजी से वापस अपना मुंह खोलकर शौर्य की ओर बढ़ गया। शौर्य के पास आगे क्या करे ये सोचने का समय नहीं था और वो ब्लैंक हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई शत्रु उसके हाथों मर नहीं पा रहा था। सांप सीधा शौर्य के सामने आया और जैसे ही वह शौर्य को निगलने वाला था, अचानक शौर्य को सम्राट ने धक्का दे दिया और वह खुद सांप के सामने आ गया। सम्राट ने पहले ही अपना जीवन जी लिया था, इसीलिए उसे अपने जान से बढ़कर शौर्य की परवाह थी। शौर्य इस समरलोक का भविष्य था। अगर उसे कीचड़ हो गया तो समरलोक दानवों के हाथ में चला जाएगा और ये दुनिया अंधेरे में छल जाएगी।
यही सब सोचते हुए सम्राट ने शौर्य को दूर धकेल दिया था। जैसे ही वह सांप सम्राट को साबुत निगलने वाला था, अचानक उस सांप का शरीर भस्म होने लगा। उस सांप का मुंह सिर्फ कुछ इंच दूरी पर था, जो अगले ही पल सम्राट को निगलने वाला था। सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह सांप गायब हो चुका था। तभी शौर्य अपने होश में आया और उसने सम्राट को नीचे खींच लिया और तुरंत शीर्ष के पीछे जाकर उसने झट से कुछ आध्यात्मिक पत्थर नीचे फेंक दिए और हस्तमुद्राएं बनाने लगा। शौर्य इस बार सब कुछ इतनी तेजी से कर रहा था कि उसके हाथों को कोई भी नहीं देख पा रहा था। अगले ही पल एक मोटा बैरियर पहली सुरंग और दूसरी सुरंग के बीच बन गया, और तभी सम्राट ने देखा कि वो जिस जगह था वहां वह सांप वापस प्रकट हो गया और उसने सीधा अपना मुंह उस दीवार पर दे मारा। सांप सीधा जाकर दीवार से टकरा गया और वह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। इधर शेरा अपने दिमाग पर जोर देकर उस सारणी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी शौर्य उसके पास आया और उसने उस सारणी को तोड़ने में शेरा की मदद करना शुरू कर दिया। दोनों इस वक्त पूरे ध्यान से उस सारणी को तोड़ने में लगे हुए थे, पर तभी वह सांप वापस खड़ा हो गया और उसकी नज़रें इन तीनों पर पड़ी। सम्राट को अपने जीवन में दूसरी बार डर लग रहा था। ऐसा डर उसे शौर्य के सामने लगा था, पर अब उसके सामने एक मामूली सांप था जो अमर था। इससे नहीं डरेगा तो किससे डरेगा। उस सांप ने अपने शरीर को किसी धनुष की तरह पीछे मोड़ा और स्प्रिंग की तरह वापस एक बार शौर्य के बनाए उस बैरियर पर हमला कर दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि सुरंग की दीवारें कांप गई, पर शौर्य और शेरा ने अपना पूरा ध्यान सारणी को तोड़ने में लगा दिया था। शेरा ने अपने ओंठ दबाए और बोला, बस कुछ मिनट और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कहते हुए शेरा ने वापस अपनी रफ्तार बढ़ा दी। इधर वह सांप यू के बैरियर पर टक्कर मारे जा रहा था और अब उस बैरियर के सतह पर बालों जितनी छोटी छोटी दरारें आने लगी थी। सम्राट अब तक बहुत डर चुका था। उसने गलियां बकते हुए कहा, अबे सालों जल्दी करो, यहाँ मेरी फटी पड़ी है। अगर इसे हम कितनी बार भी मारेंगे तो वो बार बार जीवित हो रहा है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं इस बैरियर को अंदर से तोड़ दूंगा। सम्राट को ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करते हुए देखकर शौर्य को तीव्र इच्छा हो रही थी कि इसकी एक वीडियो बना ले, पर इस वक्त उसके सामने बहुत जरूरी काम था। शौर्य ने अपनी रफ्तार और बढ़ा ली और उस सारणी को तोड़ने लगा। एक क्रैक की आवाज हुई और शौर्य के सामने बनी सुनहरी सारणी कांच की तरह टूट गई। वहीं उसने बनाया बैरियर भी अब तक पूरी तरह टूट चुका था। जैसे ही वह सांप उन तीनों को एक साथ निगलने वाला था, उन तीनों ने तेजी से सामने बनी सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही तीनों सुरंग के अंदर चले गए, उस सांप ने उनका पीछा करना अचानक बंद कर दिया, जैसे उसका मार्ग यहीं तक था। शौर्य और उसके साथियों ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा और पूरी रफ्तार से अंदर चले गए। जब सभी लोग उस सुरंग को पार करके आगे आगे आए तो उन्हें हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी। उन तीनों के चेहरे पर एक सुकून सा आ गया, पर जब वो तीनों सुरंग को पूरा पार करके बाहर आए, सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फैल गई। उनके सामने हरे जैद पत्थर से बना विशालकाय महल था। इस महल की बनावट काफ़ी हद तक प्राचीन राजस्थानी शैली से बने महल से मिलती जुलती थी, पर एक बात साफ दिखाई दे रही थी कि इस महल के अंदर एक भी जॉइंट या फिर कोई बाहर जुड़ाव नहीं था। ये पूरा महल सिर्फ एक अखंड शिला से बना हुआ था, बिल्कुल कैलाश मंदिर की तरह जो पृथ्वी पर है। अपने कुछ पलों के निरीक्षण में शौर्य ने अपने इतिहास के विद्यार्थी होने के ज्ञान का पूरा फायदा उठा लिया था। उन तीनों ने सतर्कता से उस महल की सीढ़ियों को चलना शुरू कर दिया और अंदर जाने लगे। उनके सामने महल का मुख्य दरबार साफ दिखाई दे रहा था और उस दरबार में सामने की तरफ ऊंचाई पर एक सिंहासन दिखाई दे रहा था, पर शौर्य की नज़रों में वो सिंहासन कम एक बिस्तर था, क्योंकि वहां चादर ओढ़े कोई सोया हुआ दिखाई दे रहा था। तभी शेरा तपाक से बोला, अबे ये सीन तो किसी फिल्म की तरह लग रहा है जहां हीरो के पिछले जन्म का प्यार उसका इंतजार कर रही होती है। बोले तो अतृप्त आत्मा। पर शेरा के इस बात पर सम्राट और शौर्य ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दरबार में कदम रखा वह आकृति चादर ढके ही सीधा उठकर बैठ गई। उसके उठते ही पीठ पर लहराते काले घुंघराले बाल ही उन्हें दिखाई दे रहे थे। जब शेरा का ध्यान उसकी तरफ गया वो अपनी जगह पर उछाल गया और बोला, झाड़ की पत्ती भेड़चोर, ये तो बहुत है। अबे इसके डायन जैसे लंबे लंबे बाल है। ऐसा कहकर वह लगभग सम्राट के ऊपर चढ़ गया, पर तभी शौर्य बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू पूर्व भैरव का साथी था। साला तू कब से भूतों से डरने लगा ने। पर तभी उस आकृति के चेहरे से चादर धीरे धीरे नीचे सरकने लगी और तीनों का गला सूख गया, क्योंकि जो खूबसूरत नज़ारा उन तीनों ने देखा वो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। यह आकृति एक लड़की की थी जिसके माथे पर 3 पत्तियों का कमल था। उसकी सुराहीदार गर्दन और उसके रसगुल्ले जैसे गाल उसकी खूबसूरती को बयां कर रही थी। वही गुलाब की पंखुड़ियों जैसे ओंठ और उनके नीचे एक टीके की तरह बना हल्का काला तिल उसे और भी अधिक खूबसूरत बना रहा था। पर जैसे जैसे उसके शरीर से चादर सरकने लगी, तीनों की आंखें बड़ी हो गई और तीनों ने एक दूसरे की आंखें बंद कर दी। पर शेरा तो शेरा था, उसने तुरंत कहा, अबे भाई लोग, इसने तो बिकिनी पहनी है।
ये सुनकर शौर्य और सम्राट की भौहें फड़क उठी और उन्होंने उस लड़की को देखने के बजाय अपने नजरें झुका ली। तभी किसी चांदी की घंटी जैसी मधुर आवाज आई, आर्या तुम मुझे लेने आ गए। ये सवाल सुनकर तीनों का मुंह बन गया और शेरा बोल पड़ा, अबे ये आर्य कौन है बे? अपन को तो लोग शेरा बोलते हैं। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। पर तभी शौर्य ने शांति से कहा, देवी आप किसके बारे में बात कर रही है? ये सुनकर उस लड़की ने अपनी खुली टांगों को सिंहासन से नीचे की ओर मोड़ लिया और उनके तरफ चेहरा करके अपनी नक्काशीदार आंखों को खोलते हुए कहा, आर्य यानी मेरे पति। मुझे दुर्वानकुर महर्षि ने यहाँ रुकने के लिए कहा था और उसका इंतजार करने के लिए कह दिया था। उनके अनुसार मेरे पति यहाँ मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे और मेरा विवाह उनके साथ ही होगा। तभी शेरा बोला, पर लगता है तेरे को वो जो भी है मामू बना गया। अगर उसकी बात सही होती तो कोई अकेला लड़का तेरा पति बनने आ जाता, पर हम तो 3 लोग हैं। ये सुनकर उस लड़की का चेहरा फिर एक बार ठंडा पड़ गया और उसने ठंडी निगाहों से शेरा को देखा और बोली, ये तो काफ़ी दिलचस्प बात है कि एक कुत्ता बोल भी सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से से अपने लंबे लंबे नाखून दिखाकर कहा, अगर अगली बार तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ये सुनकर शेरा के पैर कांपने लगे क्योंकि उस लड़की के आवाज में एक अजीब सा दबाव था। पर फिर भी शेरा खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम क्या बिल्लियों के घराने की हो क्या? अब क्या करेगी वह लड़की शेरा के साथ? क्या अपने बड़बोलेपन से फंस जाएगा शेरा? अब कौन बनेगा इस लड़की का पति? क्या शौर्य ढूंढ पाएगा उस सांप के श्राप को तोड़ने का मार्ग? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मजा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया। अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।